तो लास्ट टाइम ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है, यहाँ पे जो इंडक्टर है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की, एंड देयरफॉर यहाँ पे दिस सर्किट विल बी कन्वर्टेड टू दिस सर्किट। ओके, मतलब यहाँ से इंडक्टर और यहाँ से इंडक्टर चला जाएगा। ओके, तो ऑल द रेजिस्टेंसेस विल कम इनटू द सर्किट नाउ। तो यहाँ पे आर टोटल निकालना पड़ेगा। आर टोटल कैसे निकालेंगे? ये सभी रेजिस्टेंसेस अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो 1/R total इज इक्वल टू 1 बाय, पहला रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस 10 नेक्स्ट इज 20 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने 20 किया, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 तो 7 होता है 7/20। So total resistance in the circuit will now become 20/7 ohm. Total resistance will be 20/7 ohm will be the total resistance. Okay. Now, how much will be the current long time after closing key? That is total EMF divided by the total resistance. Okay. So total EMF is 12 divided by 20/7. So 12 into 7 divided by 20. So इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। So current will be 21/5 एम्पियर। So इस तरह से लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम देखेंगे जो लास्ट टाइम देखा था हमने, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की का, और एक प्रॉब्लम। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So this is the next question. तो यहाँ पे भी क्या करना है, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की सर्किट में करंट कितना होगा ये हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की। लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की सर्किट इस तरह से हम दिखा सकते हैं लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की। तो लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की यहाँ पे क्या होता है, देखिए, दिस इंडक्टर विल बिकम द पाथ ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। सो वी कैन कनेक्ट हियर डायरेक्टली। अगर डायरेक्ट कनेक्ट किया तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि पीछे से आने वाला मोस्ट ऑफ द करंट ये नीचे वाले पाथ से ही जाएगा अभी। ओके, नीचे वाले पाथ से, मतलब 10 ओहम से करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब सर्किट में लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की सर्किट में रेजिस्टेंस कितना बचेगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, इतना ही रेजिस्टेंस बचेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी 10 ohm, and therefore current in the circuit will be EMF divided by total resistance. EMF कितना है 10, total resistance will be only this much only, that is 10. So current in the circuit will be 1 ampere. मतलब इस सर्किट में देखिए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है,
10 एंड 10 दोनों सर्किट में आ जाएंगे। एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की ये जो करंट है वो इंडक्टर के पाथ से पास होगा, टोटल करंट, मतलब सर्किट में ओनली 10 ओम रहेगा, बचेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो अब तक हमने क्या देखा है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इंडक्टर के सर्किट में क्या होता है और एलआर सर्किट में क्या होता है ये देखा। एंड उसके बाद लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की क्या होता है ये भी हमने देखा है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। केस 3, मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की और लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग के बीच वाला कंडीशन जो है वो अब हम स्टडी करेंगे। केस 3 इज द ग्रोथ ऑफ करंट। मतलब की क्लोज करने के थोड़ी देर बाद सर्किट में करंट क्या रहेगा, किस तरह से करंट बढ़ेगा, क्योंकि करंट तो अभी इंडक्टर है, अगर पाथ में इंडक्टर है तो करंट सडनली तो नहीं बढ़ेगा, करंट तो स्लोली बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्लोली इंक्रीजिंग करंट किस तरह से हो जाएगा ये हमें देखना है। सो ग्रोथ ऑफ करंट के लिए यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखिए वंस अगेन यहाँ पे सर्किट इस तरह से, दिस इज इंडक्टर, दिस इज रजिस्टर, okay, and this is connected to battery of EMF E along with a key like this. Okay, when key is closed, inductor has self inductance L and resistor has a resistance R, and here there is a key. Now when key K is closed, when closed, current starts rising, current starts rising, it does not suddenly rise but due to inductor ये slowly rise होगा, starts rising, which is given by equation तो ये इक्वेशन आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है देखिए, I is equal to I naught in bracket 1 minus e raised to minus L by R into T. So according to this equation current will going to rise. So I naught मतलब क्या है, the current long time after closing की, मतलब maximum current in the circuit। फिर I naught कैसे निकालना है देखिए, अभी लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग के क्या होता है, इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ क्लोज्ड पाथ ना, तो इंडक्टर चला गया तो लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की करंट कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब E by R, मतलब मैक्सिमम करंट। ओके, सो फाइनली करंट कितना होने वाला है, E by R होने वाला है। इनिशियल करंट कितना है, 0, जबकि ओपन था तब तो करंट 0 था। ठीक है, की क्लोज करने के बाद करंट बढ़ना चालू हो जाएगा, स्लोली वो बढ़ेगा एंड फाइनली करंट कितना हो जाएगा, E बाय EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो करंट एट ए टाइम t, मतलब इसके बीच में, जीरो करंट और मैक्सिमम करंट के बीच में, सपोज वन आफ्टर करंट आफ्टर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, इस तरह से हमें अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, that is I is equal to I naught in bracket 1 minus e raised to minus L by R, sorry minus R by L, R by L होना चाहिए यहाँ पे, minus R by L, minus R by L into T, R by L into T, here R is the resistance and L is the inductance। अभी यहाँ पे E है, मतलब करंट का राइज जो है वो एक्सपोनेंशियल होगा, मतलब करंट का राइज जो है कि किस ग्राफ से आ जाएगा, rise of the current will be like this।
ओके, so this will be a exponential graph. एक्सपोनेंशियली इस तरह से राइज हो जाएगा. So this is current with respect to time. Okay. So this is very important equation to calculate current after time t. t टाइम के बाद करंट अगर हमें निकालना है तो ये इक्वेशन हमें आना चाहिए. अभी बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ पे इक्वेशन क्या आता है देखिए. बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये तो इक्वेशन आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा. इन एडिशन टू दिस देयर आर सम अदर फॉर्मूले दैट यू शुड रिमेंबर. ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से पहले क्या करेंगे, ये आर बाई एल या फिर आर बाई एल का यूनिट फाइंड आउट करेंगे. देखिए हमेशा आपको पता है किसी भी नंबर का पावर डायमेंशन लेस रहता है. मतलब ई का पावर भी क्या रहेगा, डायमेंशन लेस होना चाहिए. मतलब आर बाई एल इंटू टी ये क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए. यूनिट लेस, डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि पावर इज ऑलवेज यूनिट लेस. पावर को यूनिट नहीं रहता कभी भी, या फिर डायमेंशन को यूनिट नहीं रहता. ठीक है, मतलब वेलोसिटी रेस टू 2, मतलब ये 2 क्या है, पावर जो रहता है वो यूनिट लेस रहता है. लेकिन यहाँ पे टाइम को यूनिट है. टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड. टी मतलब टाइम है ना, टाइम का यूनिट सेकंड है. तो आर बाई एल इंटू टी यूनिटलेस आने के लिए आर बाई एल का यूनिट क्या होना चाहिए, देयरफॉर आर बाई एल शुड बी, इसका यूनिट 1 बाय सेकंड होना ही चाहिए. 1 बाय सेकंड, क्योंकि 1 बाय सेकंड इंटू सेकंड तो यूनिटलेस हो जाएगा, क्योंकि पावर हमेशा यूनिटलेस होता है. एंड देयरफॉर यहाँ पे एल बाय आर विल हैव द यूनिट ऑफ सेकंड. यल बाय आर का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड यूनिट हो जाएगा यल बाय आर. मतलब यल बाय आर क्या है, एक टाइम है, क्योंकि जिसका यूनिट सेकंड आता है वो टाइम ही होगा ना. सो यल बाय आर का यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा. एंड यल बाय आर को क्या बोलते हैं, देयरफॉर यल बाय आर इज कॉल्ड एज अ टाइम कांस्टेंट. यल बाय आर को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस यल आर सर्किट बोलते हैं. टाइम कांस्टेंट ऑफ यल आर सर्किट. L by R is the time constant of LR circuit. ठीक है, L by R is the time constant of LR circuit, और इसको टाउ से डिनोट हम करते हैं, टाउ से. ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट का. LR सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, सो टाइम कांस्टेंट किस तरह से आया देखिए, ई रेस टू पावर क्या है, आर बाई एल इंटू टी है. पावर हमेशा यूनिट लेस रहता है, पावर को यूनिट नहीं रहता, डायमेंशन कभी भी नहीं रहता. सो आर बाई एल इंटू टी यूनिट लेस होना चाहिए, क्योंकि ये तो पावर है. देयरफॉर आर बाई एल क्या होना चाहिए, 1 अपॉन सेकंड होना चाहिए, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड है. सेकंड इंटू 1 बाय सेकंड ही यूनिट लेस आ सकता है. सो आर बाई एल विल बी 1 बाई एस. सो एल बाय आर यस होना चाहिए. सो यल बाय आर का यूनिट क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए. तो यल बाय आर इसका मतलब एक प्रकार का टाइम है, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ यल आर सर्किट बोलते हैं, यल बाय आर. एंड उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ग्रीक अल्फाबेट दैट इज टाउ. तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं आप. करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट in bracket 1 minus e raised to minus t by tau, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस टी बाई टाउ, क्योंकि r बाई एल मतलब 1 अपॉन टाउ ना, क्योंकि l बाय r मतलब टाउ रहता है. सो r बाई एल 1 अपॉन टाउ माइनस टी बाई टाउ, ये हो जाएगा करंट का दूसरा फॉर्मूला. ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं. अभी यहाँ पे t इज इक्वल टू जब टाउ होता है तो क्या होता है देखेंगे. फेन
t इज इक्वल टू टाउ होता है, मतलब टाइम कितना, टाइम कांस्टेंट जितना अगर हो रहा है तब करंट कितना होगा देखेंगे हम। जब टाइम, सर्किट का टाइम कांस्टेंट जितना होगा, मतलब L/R जितना होगा, ठीक है। तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू, क्या आ जाएगा, टी एंड टाउ सेम है तो ई रेस टू -1। ओके, अभी ई रेस टू -1 का वैल्यू रहता है 0.37, आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू -1, मतलब 1/e लिख सकता हूं मैं, 1/e। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/e का वैल्यू है 2.703 है। e का वैल्यू पता होना चाहिए, e का वैल्यू हमेशा इतना ही रहता है, इट इज अ कांस्टेंट 2.703। सो आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2.703 मतलब 0.37 आता है। सो 1 माइनस 0.37 मतलब 0.63 आई नॉट। मतलब इसका मीनिंग ये निकलता है कि टाइम कांस्टेंट जितने टाइम में करंट जो है 0.63 टाइम्स मैक्सिमम करंट होता है। ओके, सो 63% ऑफ मैक्सिमम करंट हो जाता है, 63% बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन इस तरह से भी आ सकता है, टाइम कांस्टेंट इज अ टाइम कांस्टेंट is time in which current increases to 63% of maximum current। ओके, मतलब सपोज मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना होता है, 10 एम्पियर होता है, तो 10 एम्पियर का 0.63% मतलब 6.3 एम्पियर। तो स्टार्टिंग से 6.3 एम्पियर करंट होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, सो टाइम कांस्टेंट क्या है, 63% ऑफ मैक्सिमम करंट होने के लिए, करंट 63% ऑफ मैक्सिमम होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ करंट का एक ही फॉर्मूला हमने देखा है एंड उसके बाद टाइम कांस्टेंट का कंसेप्ट हमने देखा है। आई इज इक्वल टू आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आता है एल बाय आर। ओके, सो टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट क्या रहता है, हमेशा एल बाय आर ही रहता है। ये आपको मगअप करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड टाइम कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट राइजेस टू 63%। ओके, सो टाइम कांस्टेंट के टाइम में, ओके, सो टाइम कांस्टेंट एक सर्टेन टाइम रहेगा, उस टाइम में करंट क्या होता है, 63% तक जाके रुकता है, 63% हो जाता है। अभी उसी सर्किट में हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बाय अप्लाइंग, दिस इज थर्ड थिंग। तो पहले ग्रोथ ऑफ करंट देखा हमने केस 3 में, दिस इज पॉइंट नंबर 1। उसके बाद हमने देखा टाइम कांस्टेंट का कंसेप्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 2। एंड उसके बाद केवीएल यूज करके अभी देखेंगे उसी सर्किट को, बाय अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी इस तरह से सर्किट है, तो केवीएल क्या बताता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड पीडी इज इक्वल टू 0 along any closed loop। तो यहाँ पे इसका ईएमएफ, इंडक्टर में ईएमएफ कितना रहता है, L di by dt रहता है इंडक्टर में ईएमएफ।
एंड रेजिस्टेंस में कितना रहता है, पीडी कितना रहता है IR, और इधर कितना है E। तो E क्या हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू L di/dt प्लस IR। दिस इज KVL। सो इस इक्वेशन का यूज क्या है, इस इक्वेशन का यूज देखिए, यहाँ पे अगर सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर E माइनस IR is equal to L di/dt। E minus IR is equal to L di/dt and therefore L से डिवाइड किया तो di/dt का फॉर्मूला आता है E minus IR divided by L। So this is the formula। di/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो जाएगा, मतलब सर्किट में करंट जब I है तब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है। ये इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आ गया तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, अगर सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, सर्किट में करंट कितना है, सपोज I है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना रहेगा, di/dt रहेगा। ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूं, या फिर इसका इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालेंगे, इनिशियल। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का फॉर्मूला लिखता हूं पहले, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट, rate of change of current that is di/dt is equal to E minus IR divided by L। एंड इसी में इस तरह से सपोज क्वेश्चन आ गया, इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इनिशियल मतलब इनिशियली करंट कितना रहेगा सर्किट में, 0 रहेगा। सो इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt, फिर इनिशियल मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 जब रहेगा तब। I तो 0 रहेगा ना, क्योंकि इनिशियली सर्किट में करंट ही नहीं रहेगा, I 0 रहेगा। I 0 रहेगा मतलब E/L इज द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना रहता है, E/L रहता है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और भी एक मेथड से हम निकाल सकते हैं। ये KVL से निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला लाइक दिस। I का फॉर्मूला यहां पे देखिए, ऑल्सो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, I0 इन ब्रैकेट 1 माइनस E रेस टू माइनस R/L इंटू T। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया दोनों साइड का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, di/dt। तो d/dt ऑफ I मतलब क्या है, I0 से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, I0 माइनस I0 E रेस टू माइनस R/L इंटू T। तो डेरिवेटिव अभी I0 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो di/dt इज इक्वल टू, अभी सेकंड टर्म यहाँ पे माइनस है, I0 एज इट इज कांस्टेंट, E रेस टू माइनस R/L इंटू टी का डेरिवेटिव वही आ जाता है, E रेस टू माइनस R/L इंटू टी, इंटू पावर का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज आ जाता है माइनस R/L। ये डेरिवेटिव का पार्ट आपको पता होना चाहिए। सो di/dt आ जाएगा यहाँ पे, di/dt इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस I0
R by L, I naught into R divided by L e raised to minus R by L into T. So this is one more formula for rate of change of current. Okay, di by dt is equal to I naught R by L e raised to minus R by L into T. इसी फॉर्मूले से हमने इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकाला. सो इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो फॉर्मूला वही आ जाएगा, इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब डी आई बाई डी टी व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0. टाइम t 0 है तो क्या t अगर 0 डाला तो ये e रेस टू 0 हो जाएगा. e रेस टू 0 मतलब ये 1 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 मतलब 1 ही होता है. सो आई नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई एल. आई नॉट इंटू आर मतलब क्या रहता है, ईएमएफ रहता है, ई बाई एल ही आता है. वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, मतलब बाई केवीएल निकाला या फिर डेरिवेटिव यूज करके निकाला तो इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उतना ही आता है. ओके, दैट इज ई बाय एल, that is initial rate of change of current. So this is the concept of growth of current. Growth of current. Okay, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ करंट वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉब्लम. तो ग्रोथ ऑफ करंट का ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना पड़ेगा, इसको रिवाइज करना पड़ेगा. तो वन सेकेंड देखिए, ग्रोथ ऑफ करंट जो रहता है वो कैसा रहता है, एक्सपोनेंशियल रहता है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, इट इज एक्सपोनेंशियल प्रोसेस. यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, तो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, बेसिक फॉर्मूला इज I is equal to I naught in bracket 1 minus e raised to minus R by L into T. ये फॉर्मूला आपको मगअप करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा. फिर I naught is E by R रहता है. I naught मतलब मैक्सिमम करंट इन द सर्किट लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की, मतलब टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. ओके, दैट इज I naught. तो यहाँ पे पहले हमने पावर देखा, तो R by L आता है पर सेकंड, तो L बाय आर आता है सेकंड. तो L बाय आर एक टाइम है, तो उसको नाम क्या दिया है, टाइम कांस्टेंट ऐसा नाम दिया गया है. L बाय आर इज अ टाइम कांस्टेंट. अभी टाइम कांस्टेंट क्या रहता है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इट इज द टाइम इन विच करंट राइजेस टू 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, सो मैक्सिमम के 63% करंट होने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं. या फिर टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है, L बाय आर. उसके बाद केवीएल यूज करने के बाद हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या है, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई एल. E minus IR divided by L. Okay, and initial rate of change of current क्या रहेगा, just E by L रहेगा. डेरिवेटिव लेने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या आता है, I नॉट R डिवाइडेड बाई L. I नॉट R मतलब E by L यहाँ पे लिख सकते हैं, E by L e raised to minus R by L into T. That is rate of change of current, E by L. And once again, initial rate of change of current is E by L. Let's solve some problem on this. Problem is 6.45. सर्किट इस तरह से है, देयर इज अ रेजिस्टेंस, आफ्टर दैट देयर इज अ इंडक्टर, उसके बाद एक ईएमएफ है,
and then there is a key. ये रेजिस्टेंस है 4 ओहम and this inductance is 2 Henry. EMF is of 12 volt and यहाँ पे की है. So this is circuit given. ओके तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है. क्या क्या कैलकुलेट करना है देखिए. फर्स्ट इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट. इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या फिर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट. अभी इसका फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए. इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या रहता है. di बाई डी टी फिर टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल. E बाई एल रहता है. तो E कितना है 12 है. L कितना है 2 है. तो ये आता है 6 एम्पियर पर सेकेंड. 6 एम्पियर पर सेकेंड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 di बाई डी टी. वंस अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ही निकालना है. di बाई डी टी एट टाइम when di by dt when current in circuit is 0.5 एम्पियर. 0.5 एम्पियर जब करंट है तब di बाई डी टी कितना रहेगा. तो वंस अगेन हमें पता है कि di बाई डी टी इज इक्वल टू E माइनस IR डिवाइडेड बाई L रहता है. करेक्ट है ना. ये देखिए यहाँ पे KVL यूज करने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का फॉर्मूला आता है E माइनस IR डिवाइडेड बाई L. सो व्हेन करंट इज I तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा. सो E कितना है दैट इज 12 है. I इंटू आर मतलब I कितना है 0.5 R है 2 तो ये 2 हो जाएगा. IR का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई L है 2 सो दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2. तो जब करंट 0.5 एम्पियर बन जाएगा तब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर पर सेकेंड. तो इनिशियली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 6 एम्पियर पर सेकेंड था. ओके हाफ सेकंड के बाद वो थोड़ा सा कम हो जाएगा 5 एम्पियर पर सेकेंड. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज दैट वंस अगेन करंट एट 0.6 सेकंड निकालना है. सर्किट में करंट निकालना है. करंट एट 0.6 सेकेंड. 0.6 सेकेंड मतलब अभी करंट का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा. किसी भी टाइम को करंट क्या रहता है I इज इक्वल टू आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस R बाई एल इंटू टी रहता है. दिस इज द करंट एट टाइम t. सो आई नॉट का वैल्यू आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट दैट इज EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. सो 12/4 मतलब कितना रहेगा आई नॉट 3 रहेगा. 1 माइनस ई रेस टू माइनस R बाई एल का वैल्यू R बाई एल मतलब 2 आता है इंटू 0.6. तो करंट बनता है 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस 1.2. ई रेस टू माइनस 1/2. तो ये हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा. ई रेस टू माइनस 1/2 इसका वैल्यू आपको एग्जाम में दिया जाएगा. ई रेस टू माइनस 1/2 कितना रहता है. अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट दैट यूजिंग लॉग टेबल. लॉग टेबल का यूज करके वो आप निकाल सकते हैं. ई रेस टू माइनस 1.2 का वैल्यू आता है 0.30. 0.3 आता है 0.3.
So current I is equal to 3 in bracket 1 minus 0.3 आता है. I is equal to 3 into 0.7. So current बनता है 3 into 0.7 मतलब 2.1 एम्पियर बनता है. Current in the circuit will be 2.1 ampere. Okay, at 0.5, 0.6 second. 0.6 सेकंड के लिए इतना करंट आ जाएगा, 2.1 एम्पियर. Okay, next there is one more question, that is fourth question, and fourth question is that rate at which energy of magnetic field is increasing. कितने रेट से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही. रेट एट विच मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज इंक्रीजिंग. तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सभी टाइप के एक ही क्वेश्चन में सभी टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे दिए गए हैं. तो ये जो एक ही प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, इससे ज्यादा तो एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता. रेट एट विच मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज इंक्रीजिंग. अभी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ Li स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी. तो इसका रेट निकालना है मतलब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो इसका डेरिवेटिव मतलब du बाई डी टी, हाफ यल तो कांस्टेंट है, आई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2i डी आई बाई डी टी. रेट एट विच मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज इंक्रीजिंग, फेन करंट दिया है, फेन I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर है, फेन करंट इज 0.5 एम्पियर. I is equal to 0.5 एम्पियर है करंट.